दोस्तों, हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना और पिशाच छलावा ये सब बातें बहुत आम हैं। शहरों में भले ही कोई इन बातों पर विश्वास न करता हो, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। कुछ जगहों पे तो भूतों का डेरा होता है। वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस न आना होता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां भूतों का डेरा है और वहां प्यासी आत्माओं का वास होता है। हमारे गांव में भी ऐसी ही एक हवेली थी, जिसे सब खूनी हवेली के नाम से जानते थे। गांव में सबको पता था कि उस हवेली में भूत रहते हैं, इसलिए हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं जाते थे। यही नहीं दोस्तों, बल्कि जानवर भी वहां नहीं ठहरते थे। अगर उस हवेली की शुरुआत की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत जालिम इंसान था और वो शिकारी भी था। वो जानवरों का शिकार क्या करता था और कभी कभी वो जानवरों के शिकार के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करता था। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उसको पीट पीट कर मार दिया। लेकिन बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। वो शिकारी मरने के बाद और खतरनाक हो गया। उसकी आत्मा हवेली में ही रह गई। उस शिकारी के मरने के बाद उसके रिश्तेदार उस हवेली के हिस्से बांटने के लिए हवेली में आए, तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने बड़ी ही बेरहमी से उन सबको मौत के घाट उतार दिया और उन सब के सिरों को काटकर बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि शिकारी वापस लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए थे, मगर अब वहां न कोई हवेली थी और न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो हवेली अभी भी किसी किसी को अपनी बिल्कुल सही स्थिति में नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वो ही लोग जानते थे, लेकिन हवेली अब तक ना तो किसी भी गांव वालों को दिखी थी और ना ही उस खतरनाक शिकारी का खूनी भूत। दोस्तों, एक दिन अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। शहर से कुछ लोग उस गांव के रास्ते दूसरे शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने कुछ नहीं दिख रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी तो उनके सामने पूरा अंधेरा छा गया था। आसमान में बिजली चमकने से हवेली बार बार उनको दिखाई दे रही थी। उनमें से एक शख्स बोला, वो सामने कोई घर दिख रहा है, चलो थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, रास्ता भी अनजान है, ना जाने आगे कितना पानी भरा हो। अगर कहीं गाड़ी फंस गई तो परेशानी हो जाएगी। ड्राइवर गाड़ी हवेली की पार्किंग में ही ले गया। वे सब लोग नीचे उतरे। ड्राइवर के अलावा वे कुल 3 आदमी थे। नीचे उतरकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। यह हवेली बहुत ही शानदार थी। वे तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली के सामने खड़े हो गए थे। जैसे ही वे दरवाजे के सामने जाते हैं तो उन्होंने देखा कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। हवेली के अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसके आते ही वरुण ने पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हम यहाँ नए हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर रुक जाएं। तो उस बूढ़े ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। तो वे तीनों अपना जरूरी सामान गाड़ी से निकाल कर ले आए और हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। जैसी बाहर से दिखाई दे रही थी, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ी बड़ी मूछें और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। वरुण से रहा नहीं गया तो उसने बूढ़े आदमी से पूछ लिया कि इस तस्वीर में ये कोई राजा है क्या? और पूछा, बाबा क्या तुम यहीं इसी हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? तो उस बूढ़े ने वरुण की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। वरुण ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ बाबा, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियां उतरकर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? ये सुनकर वो बूढ़ा चौंक सा गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वे तीनों सीढ़ी से चढ़कर
जैसे ही ऊपर गए तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई उन्हें गुस्से से देख रहा है। एकदम से सबकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उन्हें ऐसा लगा कि उसकी आंखें हिली थी। फिर उन्हें लगा शायद हमारा वहम है, मगर फिर भी वे डर गए थे। वो बूढ़ा उन सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। उनका ड्राइवर गाड़ी में ही सोने को बोल रहा था, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया। नीरज, वरुण और आशीष, ये 3 लोग थे। तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वे इतने थक चुके थे कि लेटते ही उन सबको नींद आ गई। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। नीरज एकदम से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोनों भी जाग गए। नीरज को कोई सपना आया था। नीरज ने बताया कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा है। वो हम तीनों को मारने आया था। उन दोनों ने नीरज को समझाया कि कोई बात नहीं, सपना ही तो था, तुम्हें डर लग रहा था इसलिए शायद तुम्हें यह सपना दिखा। और फिर वे फिर से सो गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना आशीष को भी दिखाई दिया, और फिर उसके बाद वरुण को भी। जब उन तीनों को एक ही सपना दिखा तो वे डर गए। उन्हें इतना तो समझ में आ ही गया था कि तीनों को एक ही सपना दिखने का मतलब है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उस हवेली से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, और फिर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाई और नीचे उतर कर आ गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उन सबको जानबूझ के फंसाया गया है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। उन्होंने खिड़की से झांक कर बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं जा रही थी। नीरज ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर फोन करना चाहा, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में बुरी तरह फंस चुके थे, ये उनको समझ में आ गया था। पूरी रात और फिर पूरा दिन और फिर रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारे हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था और ना ही कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। उन्होंने वहां से कूदने का सोचा, मगर ऊपर जाकर जब उन्होंने खिड़की से कूदना चाहा तो देखा वो बहुत ऊंचाई पर थे। अगर वे वहां से कूदते तो तुरंत मर जाते। ये सब उनके साथ क्या हो रहा है ये सोचकर वे बुरी तरह कांप रहे थे। जब उन्हें ऊपर कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर से वे नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। वहां एक नल था। उन्होंने पानी पीने के लिए नल चालू किया तो नल से पानी की जगह खून आ रहा था। उन्होंने हर जगह देखा, मगर उन्हें न पीने को पानी मिला और न कुछ खाने को। तीनों थककर एक जगह बैठ गए। क्या करें ये सोच सोचकर खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगे थे। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना शुरू हो जाता है। वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। जो खाना उन्होंने रात फेंक दिया था अब वे उसे ढूंढ ढूंढ कर खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सब के सब बहुत प्यासे और भूखे होते हैं। सब लोग पानी ढूंढते हैं। अचानक वरुण का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। खून देखते ही नीरज और आशीष पागलों की तरह उसके हाथ से खून चाटने लगते हैं। वरुण कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। खून चाटने से उनकी प्यास थोड़ी कम हुई, लेकिन भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। नीरज और आशीष के अंदर शायद शैतान घुस गया था। वे दोनों वरुण पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। उस शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस शिकारी की आत्मा ने उन्हें वरुण का शिकार करने का आदेश दे दिया हो। वे दोनों उसको काटने लगे। खून निकलता तो उसको भी पीने लगते। वरुण कई दिन का भूखा प्यासा था तो उनसे मुकाबला भी नहीं कर पाया और आखिरकार उन दोनों ने उसकी जान ले ली। वरुण अब दम तोड़ चुका था। आशीष और नीरज उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही भयानक और डरावना दिख रहा था। खून पीकर और मांस खाकर वे दोनों आदमखोर बन चुके थे। दोनों अपना पेट भरकर सुकून से सो जाते हैं।
सुबह हुई तो पूरी हवेली में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने वरुण की लाश को खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका हो। रात होते होते उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। आशीष और नीरज कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वरुण का बचा हुआ मांस सड़ चुका था, तो अब वे दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। नीरज ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पीछे से आशीष के ऊपर वार कर दिया। आशीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। नीरज जानवरों की तरह कभी फर्श से खून चाटता तो कभी आशीष की लाश से मांस नोच कर खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो अपनी भूख मिटा के आराम करने लगा। सुबह हुई तो रोशनी की पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और फिर अचानक अपने आप ही हवेली का दरवाजा खुल गया। नीरज ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी। जैसे तैसे चलकर वो गाड़ी तक पहुंचा और दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ड्राइवर हड़बड़ा के उठा। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। वो नीरज को उठा के गाड़ी में बिठाता है और उससे पूछता है कि वरुण और आशीष कहाँ हैं। उसके इतना बोलते ही नीरज रोने लगता है और कहता है कि वो दोनों उस हवेली में और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है वो चौंक जाता है। वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। नीरज खुद को पागलों की तरह महसूस करने लगा था। वो ड्राइवर से कहता है कि हम हवेली में इतने दिन से फंसे थे, तो उन्हें हमें ढूंढा क्यों नहीं। तो ड्राइवर कहता है हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए ही तो रुके थे। अभी तो सुबह हुई है, तो इसमें ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई। इतना सुनकर नीरज का खून सूख गया था। वो सोचने लगता है कि उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा। हवेली गायब थी और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ था वो तो बस नीरज ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया था, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने नीरज को हाथ लगाया तो वो वहीं सीट पर लुढ़क गया। वो ये सदमा सहन नहीं कर पाया और वहीं दम तोड़ दिया। उस हवेली में उनके साथ क्या हुआ था, उसके दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे राज नीरज की मौत के साथ ही दफन हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली ऐसी ही खौफनाक कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।